हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट चैप्टर नंबर 8 रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड और विच आर पास्ड व्हेनेवर वी डील विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। दोस्तों, ये जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 0.5 मार्क्स के या 1 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग एंट्री से जुड़े हुए कि जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करते हो या उसको रिकॉर्ड करते हो या उसको पे करते हो या उसको डिस्काउंट करते हो या उसको इंडोर्स करते हो, हर केस के अंदर कैसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं, इसके ऊपर आपको सीधे सवाल आते हैं और वो हम आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर फटाफट से समझ लेंगे। सबसे पहले वी ऑलरेडी नो दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन अ डेटर एंड अ क्रेडिटर। यूजुअली एक सप्लायर होता है, एक कस्टमर होता है। सप्लायर ने कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट के ऊपर, यानी उधार पे, और फ्यूचर में पेमेंट उसे कस्टमर से रिसीव करनी है, और उस पेमेंट के प्रूफ के तौर पे वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जो इस बात का प्रूफ है कि सप्लायर को कुछ पैसे फ्यूचर में कस्टमर से लेने हैं। सो फॉर द सप्लायर, सप्लायर क्योंकि एक क्रेडिटर है जिसने लोन दिया है, क्रेडिट दिया है, एंड वो फ्यूचर में मनी को रिसीव करेगा, वो एक नया अकाउंट ओपन करेगा। उस अकाउंट का नाम होता है बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में वो सारे बिल्स की एंट्री की जाएगी जो भी जिसकी भी पेमेंट उसको रिसीव करनी है। तो ये बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये एक तरीके का एसेट की तरीके से काम करता है, क्योंकि फ्यूचर में यही बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपको पैसा दे करके जाएंगे। ठीक है। अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कस्टमर इज अ डेटर हु हैज टेकन द लोन एंड ही विल पे द मनी बैक इन फ्यूचर। तो कस्टमर क्योंकि फ्यूचर में उसको मनी पे करना पड़ेगा, तो उसने एक तरीके से लोन लिया है, उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन होगा बिल्स पेएबल। यानी कि जो कस्टमर है वो अपने पास एक अकाउंट ओपन करेगा बिल्स पेएबल, और वो बिल्स पेएबल उसके लिए क्या होगी, लायबिलिटी जो उसको फ्यूचर में पे करनी है। सो सारी कंपनीज, कोई भी कंपनी हो, वो बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल दोनों अकाउंट्स को अपने पास मेंटेन करते हैं। जब भी वो बिल उनके पास कोई आता है जिसपे उनको पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो उसको बिल्स रिसीवेबल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी बिल उनके पास आता है जिसकी पेमेंट उनको करनी है फ्यूचर के अंदर, उसको वो बिल्स पेएबल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए? यानी कि जब भी आप क्रेडिटर हैं तो आप बिल्स रिसीवेबल में उसको रिकॉर्ड करोगे, जब भी आप डेटर हो, आपको पैसे पे करने हैं, तो आप उसको बिल्स पेएबल में रिकॉर्ड करोगे। ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर, ट्रेडिशनल अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन है, अंडर दैट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट दोज पर्सनल अकाउंट्स जिनसे आपको पेमेंट लेनी है या जिनको आपको पेमेंट देनी है। यानी आपको पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, उन पर्सनल अकाउंट्स को, उन पर्सन्स को, ये दोनों ही बिल्स पेएबल और रिसीवेबल जो हैं वो एक तरीके से डिनोट करते हैं। हालांकि बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी की तरह काम करता है और बिल्स रिसीवेबल एक एसेट की तरह काम करता है। ये चीज आपको समझनी है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज। एक एग्जांपल से इन अकाउंटिंग एंट्रीज को हम समझते हैं। लेट अस से मिस्टर ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000। सो मिस्टर ए इज द ड्रॉवर एंड ऑल्सो द क्रेडिटर जो फ्यूचर में मनी को रिसीव करेगा, एंड बी इज द ड्रॉई और द पर्सन हु विल मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर जो फ्यूचर में पेमेंट को देगा, 10,000 रुपए वापस करेगा ए को। इट इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए, एंड नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन बोथ ए एंड बीज अकाउंट बुक। यानी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे इन द 4 केसेस। 4 यहां पर केस हैं। पहला केस है ए बिल को रिटेन कर लेता है, ए जो है अपने पास बिल रख लेता है, ड्यू डेट का वेट कर रहा है कि ड्यू डेट आएगी तो मैं इसकी पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा केस है कि ए तुरंत बैंक के पास जाएगा और एक डिस्काउंट के ऊपर बिल को इनकैश करा लेंगे। सो बिफोर द ड्यू डेट व्हेनेवर वी गो टू अ बैंक एंड इनकैश द बिल, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। यानी कि आप ड्यू डेट का वेट नहीं करेंगे, आपको पेमेंट जल्दी चाहिए, तो उसके बदले में आप थोड़ी कम पेमेंट एक्सेप्ट कर लोगे और आप बोलोगे कि बिल को हमने डिस्काउंट कर दिया। सी इफ ए सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ए ने ड्यू डेट के ऊपर बैंक के पास बिल भेज दिया कि आप मेरे बिहाफ पे ये बिल जो है उसको कलेक्ट कर लो, पूरा अमाउंट आप मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डाल देना। ऑप्शन डी, ए इंडोर्सेस द बिल टू सी हिज क्रेडिटर। ए ने अपने पास जो बिल आया था 10,000 रुपए का, वो सी को दे दिया, एक थर्ड पार्टी को दे दिया कि आप पेमेंट रख लीजिए, आपको मुझे 10,000 रुपए पे करने थे, तो आप मेरे बिहाफ पे 10,000 रुपए एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। अब अकाउंटिंग एंट्रीज को देखते हैं। ए की बात करेंगे, यानी कि जो क्रेडिटर है जिसने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है उसकी बात करते हैं। पहले केस के अंदर ए इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड बी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से, क्योंकि आपने बिल को रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल क्या है, ये एक एसेट है।
राइट, एसेट है या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और जब भी हम एसेट की इंक्रीज देखते हैं, एसेट में कुछ इंक्रीज देखते हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहां पर हमें 10,000 रुपए का नया एसेट मिला है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 10,000 रुपए का बिल है और वो हमारा एसेट है, ये हमें नया मिला है, डेबिट होगा 10,000 रुपए से। और जो बी है, जिसको जिसको हमने पैसे दिए हैं उसको हमने क्रेडिट दिया है, तो बी इज अ पर्सनल अकाउंट एंड वी ऑलवेज क्रेडिट द गिवर। जो भी गिव करता है, जो भी देता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पर बिल ने, जो बी है, उसने आपको पेमेंट जो है वो फ्यूचर में देनी है, तो आपका ये 10,000 रुपीज का गिवर जो है वो आपका बी में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्स रिसीवेबल इज डेबिटेड एंड बी इज क्रेडिटेड बाय ₹10,000। नाउ सेकंड केस क्या होगा, ए ने बिल को डिस्काउंट कर दिया बैंक के पास जाकर के 9800 रुपीज के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ कि 9800 रुपीज का कैश हमको मिल गया, 9800 रुपीज कैश मिला, यानी कैश डेबिट हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो गया 9800 रुपीज से। और डिस्काउंट, डिस्काउंट एक तरीके का एक्सपेंस है, ये खर्चा है। ये खर्चा हमने क्यों किया है? क्योंकि हम लोगों को जो बिल का अमाउंट है वो जल्दी चाहिए था, तो वो जल्दी लेने के लिए, वो ड्यू डेट से पहले रिसीव करने के लिए हमने एक एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया 200 रुपए का। और 200 रुपए खर्चे की वजह से हमें ड्यू डेट का वेट नहीं करना पड़ा, हमें पहले ही वो मनी जो है वो रिसीव हो गई। तो यहां पर हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होगा। वेन एवर वी डू एनी एक्सपेंस, चाहे रेंट पे करो, सैलरी पे करो या डिस्काउंट पे करो, हम उसको डेबिट करते हैं। जब भी एक्सपेंस होता है तो डिस्काउंट डेबिट होगा 200 रुपए से, कैश डेबिट होगा 9800 रुपीज से, और आपका बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपका 10,000 रुपीज से क्रेडिट होगा। ये आपका बिल्स रिसीवेबल है, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। तो जब भी आपके पास बिल नया आता है, आप उसको डेबिट करते हो। और जब भी वो बिल सेटल हो जाता है, चाहे आपने बैंक में जाके सेटल कर दिया, चाहे आपने ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट ले ली, चाहे आपने किसी थर्ड पार्टी को वो बिल सौंप दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, इंडोर्स कर दिया, तब बिल क्रेडिट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल will always be debited when we receive the bill, and whenever we dispose of the bill we credit the bills receivable account। थर्ड केस क्या है कि आपने बिल को बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए। जब भी आप कलेक्शन के लिए बिल को बैंक के पास भेजेंगे, तो आप बैंक फॉर बिल कलेक्शन डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से, और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे 10,000 रुपए से। जब एक्चुअली बैंक के अंदर पेमेंट आ जाएगी, बैंक ने एक्चुअली जाकर के 20 से पेमेंट ले ली, तो आपका कैश अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से, और बैंक फॉर बिल कलेक्शन वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। सो आपका बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक फॉर बिल कलेक्शन, ये अकाउंट्स अल्टीमेटली सेटल हो जाते हैं, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, लास्ट केस क्या है कि आपने बिल को इंडोर्स कर दिया सी के फेवर में, यहां पर सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज सी इज द रिसीवर, सी हैज रिसीव्ड द बिल, सो सी का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो 10,000 से क्रेडिट होगा। तो एक फंडामेंटल रूल आपको हमेशा याद रखना है, थंब रूल आपको हमेशा याद रखना है, बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट रहेगा, और वो तब डेबिट होगा जब हमारे पास नया बिल आता है। जब किसी भी बिल को हम किसी और पार्टी को दे देते हैं, या तो हम बैंक को दे करके डिस्काउंट करवाते हैं, या हम थर्ड पार्टी को दे देते हैं, इंडोर्स करवाते हैं, या ड्यू डेट के ऊपर हम पेमेंट ले लेकर उस बिल को वापस कर देते हैं कि हमारे पास पेमेंट आ गई, इन तीनों केसेस के अंदर बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे, याद रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बी कैसे इन एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा है। जब भी आप ए को बिल दे देते हैं, तो आप ए के अकाउंट को डेबिट करते हैं, यू डेबिट द रिसीवर, जिसको आपने बिल दिया है वो 10,000 रुपए का आपने ए का अकाउंट डेबिट कर दिया, और बिल्स पेएबल को आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपए से। बिल्स पेएबल आपकी एक लायबिलिटी है, और ये आप क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपीज से, ये आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं। ठीक है, अब कोई दूसरी एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है, चाहे ए उस बिल को डिस्काउंट कर दे, चाहे ए किसी और को इंडोर्स कर दे, जब फाइनल पेमेंट का टाइम आएगा तब जाकर के आप इस बिल को पे करेंगे, आपको कोई दूसरी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जब पेमेंट का टाइम आएगा तब आप बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि तब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी जब भी कम होती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। और क्रेडिट क्या होगा, कैश, आपने अपनी तरफ से कैश पे कर दिया, और कैश को क्रेडिट कर दोगे 10,000 रुपीज से। ठीक है, इसी को आगे हम लोग अगर देखें, आगे हम एक एंट्री बना लेते हैं कि एंट्री व्हेन द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, यानी कि जब बिल को पे कर दिया गया ड्यू डेट के ऊपर। तो पहले केस में जब ए के पास बिल था और बिल पे हो गया, तो ए उसे कैसे रिकॉर्ड करेगा, कैश को डेबिट कर देगा 10,000 से, उसके पास कैश आ गया 10,000 रुपए, और उसके पास से क्या चला गया, बिल्स, उसके पास जो थे वो बिल चले गए, अब वो बिल को यूज नहीं कर सकता, तो बिल क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज से। ठीक है, जब भी कैश बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, जब भी कैश कम होता है क्रेडिट होता है। आपके पास कैश बढ़ गया है, 10,000 रुपीज आ गया, तो वो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, बचा आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो क्रेडिट हो गया। अगर बैंक को आपने बिल पहले दे दिया था, अगर पहले ही बैंक को बिल दे दिया था, तो आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, अब वो बैंक की टेंशन है। बैंक जब भी ड्यू डेट आएगी उसको अपने अकाउंट के अंदर अपने पास उस बिल को इनकैश करवा लेगा। ठीक है, सी केस के अंदर
आपने बैंक को भेज दिया था ड्यू डेट के ऊपर कलेक्शन के लिए, अब यहां पर कैश अकाउंट दोबारा से डेबिट हो जाएगा और बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी अकाउंट को डेबिट किया था जब बैंक को भेजा था बिल को कलेक्शन के लिए। एंड फाइनल, जब आप सी को बिल दे चुके हैं तो अगेन आपको ए को एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो बिल सी को दे चुके हैं। अब वो सी की हेडक है, सी अपने ड्यू डेट के ऊपर उस बिल को पे कर लेगा, ठीक है, उसको इन कैश कर लेगा, तो आपको दोबारा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। Whenever the endorsed bill is met, no entry as the endorsee will receive the money, सी मनी रिसीव करेगा, तो आपकी कोई हेडेक नहीं है यहां पर। लेकिन बी उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? जब भी बिल को ड्यू डेट के ऊपर इनकैश करवाया जाता है तो वो बिल्स पेएबल को डेबिट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा बाय 10,000 रुपीज। यानी जब आपको पेमेंट करनी है तो आप बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करोगे और बिल जो आपका कैश है उसको क्रेडिट करोगे। तो याद रखिए, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, जब भी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है बिल्स रिसीवेबल, इसका मतलब आपके पास नया बिल आया है और इसकी पेमेंट आपको रिसीव करनी है, आपका एक नया एसेट बन गया है। समझ गए आप? और ये कब क्रेडिट होगा? क्रेडिट तब होगा जब भी आपको पेमेंट मिल गई, पेमेंट मिल गई और वो जो बिल है वो डिस्पोज हो गया, वो जो है वो खत्म हो गया, या तो वो मीट कर दिया गया, उसकी पेमेंट कर दी गई, या उसको अगर डिसऑनर कर दिया या एंडोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, तब भी वो डिस्पोज ऑफ हो गया, आपके पास तो बिल रहा नहीं। तो इन हर केस के अंदर वो जो बिल है, जब भी वो डिस्पोज हो जाएगा, आप बोलेंगे कि हाँ वो हमारा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। बिल्स पेएबल के साथ उल्टा होता है। बिल्स पेएबल कब डेबिट होगा? ये तब डेबिट होगा जब आपने पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट कर दी और आपका वो बिल खत्म हो गया, तो आप उसको डेबिट करेंगे। और जब आपने लोन लिया है, जब न्यू बिल क्रिएट हुआ है, जो आपकी लायबिलिटी है, आपका लोन नया लिया गया है, नया लोन बना है, तब आप उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? नाउ व्हाट इफ द बिल इज डिसऑनर्ड? अगर ड्यू डेट के ऊपर बिल को पे ना किया जाए तो क्या होगा? जो क्रेडिटर है, जो ए है, जिसने बिल लिया था, उसने अपने पास बिल रखा हुआ है, वो ड्यू डेट का वेट कर रहा है कि हमारे पास जब भी बिल आएगा हम उसको पे कर देंगे। तो उसका डिसऑनर होने पे वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो दोबारा से बी के अकाउंट को डेबिट कर देगा। याद करिए, जब हमें इनिशियली बिल मिला था तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया था और बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था कि हमें बिल मिल चुका है बी से। लेकिन यहां पर हमें दोबारा से वो एंट्री रिवर्स करनी है, क्योंकि हमारा बिल डिसऑनर हो गया, तो हम दोबारा बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहां पर हम एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। हमें जब भी डिसऑनर होता है, आप ध्यान रखेंगे, डिसऑनर करते वक्त हम नोटरी के पास जाकर हम उस बिल को नोटराइज करवाते हैं, हम प्रोटेस्ट करवाते हैं कि दिस बिल हैज नॉट बीन ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और इसका आप प्रूफ ले लीजिए, और इसके बदले में आपको नोटरी को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसको कुछ फीस देनी पड़ती है। तो ये जो फीस आपने दी है, लेटेस्ट से 100 रुपीज का फीस आपने नोटरी को दिया, तो ये 100 रुपीज कैश आपने पे किया है, तो आप इसे कैश को क्रेडिट करके दिखाओगे, और टोटल 10,000 प्लस 100, 10,100 रुपीज अब आपका लोन है बी के ऊपर, राइट? तो बी के अकाउंट को यहां पर डेबिट किया जाएगा 10,100 रुपीज से। याद रखेंगे आप, ठीक है? आपका ये जो रिसीवर है बी है, उसने लोन अब कितना ले रखा है? 10,000 का नहीं है, वो 10,100 रुपए का लोन है, राइट? अब उसको 10,100 पे करने हैं आपको वापस। सेकंड केस में जो बैंक है उसने बिल को डिस्काउंट कर दिया, तो आपको अब बैंक की हेडेक है, अगर बिल मीट नहीं होता है टाइम पे तो वो बैंक की हेडेक है, आपकी हेडेक तो है नहीं। अब बी के अकाउंट में वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? बी जिसको पेमेंट करनी थी लेकिन वो पेमेंट कर नहीं पाया, तो अब उसके अकाउंट में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? बिल्स पेएबल दोबारा डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से, क्योंकि 10,000 रुपीज का उसका बिल उसने क्रेडिट किया था पहले बिल्स पेएबल को जब उसने बिल रिसीव किया था, लेकिन अब उसको डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। और नोटिंग चार्जेस ये जो पे किए हैं, इन नोटिंग चार्जेस का भी पेमेंट उसी को करना है, तो वो उसको भी डेबिट करेगा। आपको ये जो चार्जेस हैं, आपकी जो एक्सपेंस है, वो आपकी डेबिट हो गई, ये खर्चा आपका दोबारा से डेबिट हो गया। और ये सारा का सारा 10,100 रुपीज किसको देना है? ए को देना है। तो ए इज द गिवर, और ए को यहां पर 10,100 रुपीज से आप क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ए इज द पर्सन हु हैज गिवन द लोन, इज द पर्सन हु हैज गिवन द लोन। ठीक है, तो ए को आप क्रेडिट करोगे 10,100 रुपीज के साथ, राइट? नाउ आपको ध्यान रखना है कि बिल्स रिसीवेबल ये आपका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप सारी बिल्स जो भी आपने रिसीव किए हैं, जिसकी भी पेमेंट आपको रिसीव करनी है, उसको आप एक अलग अकाउंट में नोट कर देते हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर सारे बिल्स को रिकॉर्ड किया जाता है डायरेक्टली,
ठीक है, एंड टोटल अमाउंट्स ऑफ द बिल रिसीव्ड उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग जो है वो रिसीव करते हुए इस अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देते हैं। तो ये हम क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे बिल अलग अलग पार्टी से उनको मिलते हैं, तो उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो जैसे ही आपको कोई बिल मिलता है आप उसको इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हो, किस दिन वो बिल मिला है, किससे वो बिल मिला है, और उस बिल की पेमेंट कब की जानी है, ठीक है, उसका टर्म कितना है, किस दिन को वो किस डेट को वो बिल मिला था, ये सारी चीजें आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। और उसके बाद जो टोटल अमाउंट्स ऑफ बिल रिसीव्ड हैं उसको एक पीरियड के अंदर आप लमसम में डेबिट कर देते हो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल अकाउंट, जहां पर आपको बिल पे करने होते हैं, यहां भी आप सारे एक्सेप्टेड बिल्स को जिसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है उसको इस अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, और एक पर्टिकुलर 1 महीने बाद 2 महीने बाद जितना भी बिल्स आपने पे कर दिए या जितने नए बिल्स आपके जनरेट हो गए उसको लमसम इस अकाउंट के अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो बेसिकली बिल्स रिसीवेबल और पेबल अकाउंट हमने ओपन क्यों किया है? क्योंकि कोई भी एक कंपनी बहुत सारे लोगों को बिल देती है, बहुत सारे लोगों से बिल लेती है, और इस वजह से हम हर एक पर्सन का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करें, उसमें ज्यादा बार बार हमें एंट्रीज ना करनी पड़े, इस वजह से हम बिल्स रिसीवेबल और पेबल के दो नए अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ताकि ऑल द बिल्स हम उसको एक ही अकाउंट में डालकर रखें, और जैसे जैसे वो बिल सेटल हो रहे हैं या इंडोर्स हो रहे हैं या वो बिल जो है वो डिसऑनर हो रहे हैं, हर चीज को हम इसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते रहें, राइट। So this was all the discussion that we had to do about the bills receivable and bills payable। आपको ये अकाउंटिंग एंट्रीज ध्यान में रखनी है, और थोड़ा सा इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं आपको, कि एक सिनेरियो आपको दे देंगे कि ऐसे बिल को ए ने बी को दिया है या बी ने ए को दिया है, और ये चीजें हो गई, और आप बताइए क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आपको पास करनी चाहिए, एंड यू विल हैव टू choose the correct accounting entries out of the 4 options given, right? So that is all that I had to share with you in this video। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।